नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल प्रयास आर्ट्स क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 30 नंबर प्रश्न तक पढ़ लिया है और जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैसे समझ में यहीं से भी आएगा, लेकिन पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा 1 से 30 तक, तो ज्यादा समझ में आएगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और क्या कहते हैं नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप पर आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगी। समझ में आया? तो हम स्टार्ट करते हैं 31 नंबर प्रश्न से। देखिए 31वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे। पहले क्वेश्चन समझिए, क्या कहता है, संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभा, क्या है, प्रांतीय विधानसभा यानी ब्रिटिश प्रांत, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान, कितने सीट दिए गए थे प्रांतीय विधानसभाओं को, यानी ब्रिटिश प्रांत को। तो हम उस समय बताए थे, जिस दिन पहला क्वेश्चन बताए थे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में शायद बताए थे कि जब संविधान सभा में ना कुल सदस्य निर्धारित किया गया था, संविधान सभा में कुल सदस्य कितना निर्धारित किया गया था, 389। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 389 सदस्य निर्धारित किया गया था। इसमें से ना पहले 292 की बात करेंगे। 292 कहां से आना था, तो ब्रिटिश प्रांत से आया था। 292 ब्रिटिश प्रांत से आया था, ब्रिटिश प्रांत से। उसके बाद बात कर लेते हैं तो 93 को कहां से आया था, देसी रियासत से, देसी राज्य से आया था 93 को। और 4 को जो आया था ना वो आया था मुख्य कमिश्नरी आयुक्त से। कहां से, मुख्य कमिश्नरी आयुक्त, जिसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं, मुख्य कमिश्नरी आयुक्त से, मुख्य कमिश्नरी आयुक्त से 4 को सदस्य आना था। अब जो ये 389 पुर जाएगा, 292, 93 और 4, ये तीनों कहां से, तो 292 कहां से आना था, ब्रिटिश प्रांत से। 93 को कहां से, देसी राज्य से। और 4 को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से यानी मुख्य कमिश्नरी आयुक्त से आने थे। कुल सदस्य कितना था, 389। तो यही ना क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभा, क्या करा, प्रांत, तो ब्रिटिश प्रांत से कितना आया था, 292 आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटिश प्रांत से आया था 292, ब्रिटिश प्रांत से कितना आया था, 292। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना है। और यहां से याद रखेगा, संविधान सभा का गठन इससे पहले बताए थे कि कब हुआ था, जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946 में। और किस योजना के सिफारिश पर, तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ना जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और उसमें सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से आने थे, 93 को कहां से, देसी रियासत से, और 4 को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। और याद रखेगा, चुनाव जो हुआ था ना 292 को और 4 को लेकर हुआ था। 93 वाला को ना, ये 93 वाला नहीं पहुंचा संविधान सभा के चुनाव में। 93 वाला को कहा गया यदि आपका मन है तो आप शामिल होइए, नहीं मन है तो नहीं शामिल हुए। तो देसी रियासत के कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुए संविधान सभा की बैठक में, समझ में, संविधान सभा के निर्वाचन में। केवल 292 और 4 को जो ब्रिटिश प्रांत से पहुंचे से, और 4 को जो मुख्य कमिश्नरी आयुक्त से आना था, समझ में आया ना। तो यही 296 सीट पर चुनाव हुआ था, 296 सीट पर। आगे ये क्वेश्चन आने ही वाला है, देखते हैं। लेकिन ये याद रखेगा, ब्रिटिश प्रांत से कितना सदस्य मिला था, 292। कितना, 292 सदस्य आने थे ब्रिटिश प्रांत से, यानी प्रांतीय विधानसभा से। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 32 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 32वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतों के कुल 292 स्थानों में से कांग्रेस को कितने स्थान प्राप्त हुए। तो बताया ब्रिटिश प्रांत को कुल कितना स्थान था, 292। कितना था, 292। अभी इससे पहले बताते, इससे पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि 292 सदस्य कहां से आना था, ब्रिटिश प्रांत से। तो आया कितना, 292 आया। उसके बाद उस सीट में से भी कांग्रेस को, जो कांग्रेस हमारे भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है, उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला, यानी कितना स्थान प्राप्त हुआ, कितना, 292 में से कांग्रेस को कितना स्थान प्राप्त हुआ, यही क्वेश्चन कह रहा है, समझ में। और चुनाव कितना हुआ था, तो पहले यहां पर ये समझिए, चुनाव जो हुआ था कितने सीट पर, 296 पर। कैसे 296 पर, 389 सदस्य निर्धारित किया गया था,
लेकिन 93 को सदस्य मनोनीत होना था। देशी रियासत वाला को कह दिया गया था आपका मन है तो शामिल होइए संविधान सभा में, नहीं मन है तो नहीं शामिल होइए। कह दिया जाता कि मन होता है या ना मन होता ना या, वैसे कह दिया था। तो देशी रियासत वाला शामिल नहीं हुआ, केवल ब्रिटिश प्रांत वाला शामिल हुआ। और कौन? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वाला। तो ब्रिटिश प्रांत से 292 और 4 को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, तो कुल कितना हुआ? 296 हुआ ना। और इसमें से चुनाव हुआ, तो इसमें से चुनाव हुआ ना 296 में से, तो 208 कांग्रेस को मिला। कितना मिला? 208 कांग्रेस को मिला। 73 को किसको मिला? मुस्लिम लीग को मिला। 73 को सीट किसको मिला? मुस्लिम लीग को। और 15 को जो मिला ना वो अन्य को मिला। 15 को अन्य को मिला। देखिए अन्य जो पार्टियां थी ना उसको 15 को मिला, मुस्लिम लीग को 73 को मिला और 208 किसको मिला? कांग्रेस को। तो बहुमत में कौन है? कांग्रेस है ना। तो पूछा जाता है संविधान सभा के चुनाव में बहुमत में कौन पार्टी था? कांग्रेस था। कांग्रेस को कितना मिला था? 208 सीट मिला था। और मुस्लिम लीग को 73 को मिला था। और 15 को किसको मिला था? तो अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां थी ना उस सबको 15 को सीट मिला था। तो यही क्वेश्चन कह रहा है 292 स्थानों में से कांग्रेस को कितने स्थान प्राप्त हुए? तो कितना होगा? 208। घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कांग्रेस को 208 प्राप्त हुआ था। और चुनाव कितने सीट पर हुआ था? 296 सीट पर हुआ था। यहाँ पर 292 नहीं समझिएगा क्योंकि 292 केवल ब्रिटिश प्रांत से था, लेकिन पूरा चुनाव हुआ था 296 सीट पर। कितना पर? 296 सीट पर। हाँ तो इसको याद रखेगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? 32 का क्या हो जाएगा? घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते आगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए माइक अति बोलेंगे। अब देखिए 33वां प्रश्न कर रहा है संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस दल का प्रतिनिधित्व किए? कौन? अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन में क्या कर रहा है? संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस दल का प्रतिनिधित्व किया? मतलब कि क्वेश्चन समझिए पहले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा में जो निर्वाचित हुए थे ना वो किस दल से निर्वाचित हुए थे? किस पार्टी से चुनाव लड़े थे संविधान सभा में? किस दल का प्रतिनिधित्व किए थे? मतलब किस दल का प्रतिनिधि बन के वो संविधान सभा में चुनाए गए थे, यानी निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन समझ लिए। कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर किस दल का प्रतिनिधित्व किए, मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस दल से संविधान सभा में चुनाव लड़े? किस दल से? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कम्युनिस्ट दल की जगह पर लिखा गया यूनियनिस्ट दल। यहाँ पर होगा कम्युनिस्ट दल होगा, ये गलत है। यहाँ से भी संविधान सभा में चुनाव नहीं लड़े थे। उसके बाद है अनुसूचित जाति संघ। यही क्वेश्चन सही है। ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में किस दल का प्रतिनिधित्व किए थे? तो अनुसूचित जाति संघ का। किसका? अनुसूचित जाति संघ का। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूनियन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व किया। तो कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ का प्रतिनिधित्व किए थे संविधान सभा में। साम्यवादी दल तो ये भी नहीं था, निर्दलीय, इसका भी प्रतिनिधित्व नहीं किए थे। केवल और केवल अनुसूचित जाति संघ की ओर से चुनाव लड़े थे कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और संविधान सभा में ना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो अगर कोई थे तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे पूरे संविधान सभा में। समझ में आया? तो याद रखिएगा 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति संघ का प्रतिनिधित्व किए थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में। अब बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न की। देखिए 34वां प्रश्न हमारा कह रहा है क्या कहता है संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहले मनोनीत क्या होता है ये समझ लीजिए। मनोनीत का मतलब क्या होता है? जिसको ना चुनाव नहीं होता, जिसका चुनाव नहीं होता है। क्या होता है? जिसका चुनाव नहीं होता उसको कोई सीधे डायरेक्ट चुन लेता है, कोई अकेला। और निर्वाचित में मतलब चुनाव होता है, जनता वोट देगी या जनता का प्रतिनिधि वोट देंगे तब वो चुनाव कराएंगे। लेकिन मनोनीत में आपके मन के ऊपर है। मनोनीत कितने सदस्य थे? तो बताया है जो देशी रियासत से जो सदस्य आने थे, कितने आने थे? 93 को आने थे। उसी 93 को ना मनोनीत होना था। उसी को ना कहा गया था कि अगर तुम्हारा मन है तो शामिल हो जाओ, नहीं मन है तो नहीं शामिल हो जाओ। ये सिंपल सी बात है। तो मनोनीत और देशी रियासत के सदस्यों को मनोनीत करना था। किस मनोनीत करना था? तो मनोनीत सदस्य की संख्या पूछ रहा है। मनोनीत का मतलब समझ में आया ना? इसका चुनाव नहीं होता है, कोई अकेला व्यक्ति इसको चुन लेगा। इसका मन है तो चुनाव में आ सकता है, नहीं मन है तो नहीं आ सकता। मनोनीत का मतलब यही होता है। समझ में आया?
तो कहता है संविधान सभा में मनोनीत सदस्य, निर्वाचित कहता तो कितना 296, मनोनीत, तो मनोनीत कितना था वही कह रहा है, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 93 को मनोनीत सदस्य थे, मनोनीत। देखिए, अरे यहां तक समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है? मनोनीत सदस्य कहां से? देशी रियासत से, मनोनीत सदस्य देशी रियासत से, देशी रियासत से मनोनीत सदस्य आने थे। पूछेगा 93 को जो मनोनीत सदस्य आना था वो कहां से आना था? देशी रियासत से। कहां से? देशी रियासत से। और संविधान सभा में मनोनीत सदस्य की संख्या 93 थी। कितनी थी? 93। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इस समय ऑप्शन का एनालिसिस करने वाला नहीं है, सीधा बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा कहीं समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, अब बात करते 35 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? कह रहा है किस कांग्रेसी नेता ने संविधान सभा को यह चेतावनी दी थी कि प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं? क्या कह रहा है? किस कांग्रेसी नेता, क्या है? कांग्रेसी नेता। क्या हो रहा है? देखिए क्या कर रहा है? किस कांग्रेसी नेता ने, क्या करा है? कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी का वह कौन सा नेता था? कांग्रेस पार्टी का वह कौन सा नेता था जो संविधान सभा में, कहा? संविधान सभा में, लोकसभा राज्यसभा में ना, संविधान सभा में, समझ में आया ना? संविधान सभा को यह चेतावनी दी। संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे ना, उनको क्या क्या चेतावनी दिया, वार्निंग दिया, चेतावनी दी कि प्रारूप समिति, बताए थे प्रारूप समिति संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और उसमें ना 7 गो सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 गो सदस्य थे। यही क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, तो चेतावनी दी कि प्रारूप समिति के सदस्यों पर, क्या करा है? प्रारूप समिति के जो भी सदस्य थे ना, 7 गो सदस्य, अध्यक्ष को लेकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेकर 7 गो सदस्य थे प्रारूप समिति में, उनके प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक यानी ज्यादा दबाव न डाला जाए कि हाँ ये काम करो, ये काम नहीं करो। मतलब समझिए, प्रारूप समिति के जो भी सदस्य थे ना, उस पर दबाव नहीं डालना है कि हाँ आपको ये करना है या वो नहीं करना है, ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा नहीं दबाव डालना है। किस पर? प्रारूप समिति के सदस्यों पर। ऐसा कौन कहे थे? किस कांग्रेसी नेता? तो याद रखिएगा, वो कहे थे महावीर त्यागी। कौन? महावीर त्यागी। इनका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर त्यागी ने कहे थे कि प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए। तो उनके हाथ बंधे कैसे है बताइए आप? प्रारूप समिति के जो भी सदस्य थे उनके हाथ कैसे बंधे हुए? क्योंकि जो प्रारूप समिति था वो संविधान सभा के अंदर में ही काम करना था ना, उनका हाथ बंधा है। हाँ, कैसा संविधान बनेगा कैसा नहीं बनेगा वो प्रारूप समिति ही विमर्श करेगा। यानी संविधान बनाने वाली ना 13 गो प्रमुख समिति थी। कितनी समिति? 13 गो समिति थी। कितना समिति था? 13 गो। उन सब में प्रमुख था प्रारूप समिति। इसको कहते हैं मसौदा समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं और पांडु लेखा समिति भी कहते हैं प्रारूप समिति को। तो प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति था। मान लो ये 13 समिति ना संविधान कैसा बनना चाहिए, संविधान में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये 13 गो समिति विचार विमर्श करके लाएगा और जो सबसे मेन समिति है उसको देगा। किसको देगा? प्रारूप समिति को। किसको? प्रारूप समिति को। अब प्रारूप समिति इस पर निर्णय करेगी कि हाँ ये क्या सही है और क्या गलत है। इस पर निर्णय कौन करेगा? प्रारूप समिति करेगा। संविधान में क्या लिखना है या नहीं लिखना है, क्या बनाना है या नहीं बनाना है, ये 13 को तो लिख के लाएगा। अभी प्रारूप समिति डिसाइड करेगा कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। तो इसीलिए कहा गया कि प्रारूप समिति के सदस्य पर दबाव नहीं डालिए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बांधने का मतलब क्या हुआ? वो बाध्य है, वो बाध्य है ऐसा काम करने के लिए और ऐसा नहीं करने के लिए वो बाध्य है। उस पर आप ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते हैं, ज्यादा उस पर जोर नहीं लगा सकते। समझ में आया क्वेश्चन का? तो इसका आंसर क्या होगा? महावीर त्यागी। ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते पंडित जवाहरलाल नेहरू की। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन समिति के अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसको मिटा दे। यहां तक समझ में आया ना? देखिए इसको खत्म करते हैं हम, उसके बाद इसको लिखेंगे। क्वेश्चन पहले, कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले ना उस क्वेश्चन का अर्थ समझिए। जो शब्द आपको कठिन लग रहा है उस शब्द को तोड़कर समझिए, उसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति
समिति के अध्यक्ष। अब क्या आएगा, इस समिति कहां से आ गया, संघीय संविधान समिति कहां से आ गया, ये बताया है ना, संविधान बनाने के लिए कितना समिति गठन किया गया था, 13 गो, लेकिन सबसे प्रमुख प्रारूप समिति, उसी में से एक था जो संघीय संविधान समिति था, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और महावीर त्यागी ने, ये कांग्रेसी नेता थे, मतलब कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, कौन, महावीर त्यागी। इसीलिए ना क्वेश्चन में लिखा है कांग्रेसी नेता, मतलब कांग्रेस पार्टी का हुआ कौन सा नेता था जो संविधान सभा को यह चेतावनी दी थी कि प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। अब बात करते हैं अम्बेडकर जी, तो ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाल गंगाधर तिलक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग कभी स्वराज विधेयक का नाम सुने, और हाँ याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक, ये तिलक लिखा है ना, इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, याद रखेगा। स्वराज विधेयक तैयार हुआ था, स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक तैयार दे, प्रारूप समिति पर दिखाई दे रहा है ना, स्वराज विधेयक को तैयार किए, स्वराज विधेयक को तैयार किए, और कब किए, 1895 में। अब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक को थोड़ा लेक्चर दे देते, सुन लीजिएगा एक बात। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान सभा का प्रथम दर्शन किस विधेयक में मिलता है, तो याद रखेगा स्वराज विधेयक में। किसमें, स्वराज विधेयक में मिलता है। देखिए कहेगा भारतीय संविधान सभा का प्रथम दर्शन, मतलब संविधान हो भारत में, इसका प्रथम उल्लेख किस विधेयक में मिलता है, तो स्वराज विधेयक में। किसमें, स्वराज विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है स्वराज विधेयक। विधेयक क्या होता है, विधेयक, बिल जिसको कहते हैं, बिल क्या होता है, मतलब कोई कानून बनाना हो ना, कोई भी चीज बनाना होता है ना, कोई भी कानून, तो सबसे पहले विधेयक होता है। उस विधेयक को हाँ या ना में राष्ट्रपति बदलेंगे, ना कहेंगे तो विधेयक ही रह जाएगा, और हाँ कह दिए तो वो कानून बन जाता है, समझ में। तो एक विधेयक है जिसका नाम क्या है, स्वराज विधेयक। क्या है, स्वराज विधेयक। इसी स्वराज विधेयक में ना भारतीय संविधान सभा के सिद्धांत मिलते हैं, सबसे पहला सिद्धांत इसी विधेयक में मिलता है। पूछेगा भारतीय संविधान सभा के सिद्धांतों के दर्शन सर्वप्रथम किस विधेयक में मिलता है, तो स्वराज विधेयक में। किस विधेयक में, स्वराज विधेयक में। और स्वराज विधेयक कब तैयार हुआ था, 1895 में। याद रखेगा, कहेगा स्वराज विधेयक कब तैयार हुआ, 1895 में। और 1895 में जो स्वराज विधेयक तैयार हुआ था वो किनके निर्देशन में, तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। किनके निर्देशन में, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में ना स्वराज विधेयक तैयार किया गया था। तो यहां से कितने प्रश्न बने देख लीजिए। कहेगा सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के सिद्धांतों के दर्शन किस विधेयक में मिलता है, स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक कब तैयार हुआ, 1895 ईस्वी में। स्वराज विधेयक किसके निर्देशन, मतलब किसके नेतृत्व में तैयार किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। समझ में आया, कितने प्रश्न मैंने, 4 गो क्वेश्चन बना, याद रखेगा। और याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक को ना हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं, लोकमान्य कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, लोकमान्य, मतलब लोगों का मानने वाला कहा जाता है। किसको, बाल गंगाधर तिलक को। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। और 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए दिए, महावीर त्यागी। कौन, महावीर त्यागी, ये कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने कहे थे कि संविधान सभा के सदस्यों पर ये चेतावनी दिए थे, वार्निंग दिए थे कि आप प्रारूप समिति के सदस्य पर ना ज्यादा जोर नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके हाथ क्या है, बंधे हुए हैं। इस काम को करने के लिए और ना करने के लिए बंधे हैं उनके हाथ, मतलब बाध्य है वो। समझ में आया। अब बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। देखिए देखो 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, कब। देखिए सबसे पहले बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो देखिए संविधान उद्देश्य प्रस्ताव ना संविधान का एक छोटा सा रूप है। जैसे कोई भी फिल्म आने से पहले ना उसका ट्रेलर दिखाया जाता है ना, कोई भी फिल्म या कोई भी चीज को ट्रेलर दिखाया जाता है ना, और उस ट्रेलर के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि ना ये फिल्म कैसा है, या मारधार वाला है
ये लव स्टोरी है या कहानी है या स्टोरी है, कैसा फिल्म है उसका किससे पता चलता है? टेलर से ही पता चल जाता है। तो ये समझ लीजिए ना, ये संविधान का टेलर है। हमारा संविधान कैसा है या कैसा नहीं है, ये अगर आप उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ लिए ना तो आपको पूरा संविधान समझ में आ जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है। और उद्देश्य प्रस्ताव को ना प्रस्तावना कहते हैं। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, उसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। क्या होगा? प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रियम्बल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में। तो बताओ संविधान सभा में जब संविधान बनेगा तो उसका प्रस्तावना होगा कि नहीं? अभी भी प्रस्तावना है, प्रस्तावना है कि नहीं? प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रियम्बल। और तंगा स्टैंडर्ड भाषा में क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। समझ में आया ना? आप प्रस्तावना बोलिएगा तो कहेगा इससे पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन आप उद्देश्य प्रस्ताव बोलिएगा ना तो कहेगा कि हाँ ये बंदा पढ़ा लिखा है, बहुत जानता है, तब प्रस्तावना को आप क्या बोले? उद्देश्य प्रस्ताव बोले। अगर आप इंग्लिश में बोलिएगा तो कहेगा और ज्यादा जानता है, क्या कि प्रियम्बल बोलिएगा तो कहेगा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना। याद रखेगा। तो प्रस्तावना को हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और प्रस्तावना है क्या? तो संविधान का कुंजी है। मतलब संविधान को जानने के लिए ना अगर आप उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो आप संविधान के बारे में जान जाइएगा। समझ में आया? जिससे फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद पता चल जाता है कि यह फिल्म कैसा है, किस पर आधारित है ये फिल्म। उसी प्रकार संविधान का एक ट्रेलर है, कह सकते हैं प्रस्तावना को। यही प्रस्तावना संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, यही क्वेश्चन कह रहा है। प्रस्तावना संविधान बनेगा तब उसी में ना प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए बात करते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 10 दिसंबर 1946, ये भी गलत है, इसमें नहीं प्रस्तुत किया गया था इस तिथि को, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब बी नंबर ऑप्शन दिया है 12 दिसंबर 1946, ये भी गलत है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946, इसमें भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इसमें ना 11 दिसंबर 1946 को ना दूसरी बैठक हुआ था, संविधान सभा की दूसरी बैठक कैसा कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था दूसरी बैठक। 13 दिसंबर 1946 को ना संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। क्या? तीसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुआ और इसके द्वारा ना भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। हाँ, तब पूछेगा भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को ना संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। क्या में? तीसरी बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। और तनका 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था देख लेते हैं। देखिए दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ ना, तो संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इस दिन अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुना गया, समझ लीजिएगा थोड़ा। देखिए उधर ज्यादा नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, दूसरी बैठक के दिन क्या हुआ? तो संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष बन गए। जब तक संविधान सभा रहेगा तब तक अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। और जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव नहीं हुआ है तब तक अध्यक्ष से कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। लेकिन वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी मतलब टेम्पोररी थे, उनको सब दिन के लिए नहीं चुना गया था। लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो चुना गया था ना, वो सब दिन के लिए चुना गया था, जब तक संविधान सभा रहेगा तब तक। समझ में आया? और दूसरी बैठक में चुना गया था। कब बैठक? कहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष किस बैठक में चुना गया? तो दूसरी बैठक में। और उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में प्रस्तुत किया गया था? तीसरी बैठक में। डेट क्या था? 13 दिसंबर 1946 को। इसका डेट क्या था? दूसरी बैठक है 11 दिसंबर 1946। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? अब आगे बढ़ते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कौन किया था?
उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति तो होंगे ना, उनका नाम होगा ना व्यक्ति का। तो हम बात कर लेते हैं उन व्यक्ति का नाम क्या था जो प्रस्तावना पेश किए थे संविधान सभा में। उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। कहेगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। किस बैठक में? तीसरी बैठक में। कौन पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा संविधान सभा के समक्ष कितना बार पूछा गया आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कब किए? 13 दिसंबर 1946 को। किस बैठक में? तीसरी बैठक में। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत की गई थी, यानी किया गया था, तो घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 36 का सही आंसर घ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है 37 नंबर प्रश्न हमारा। कह रहा है किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? अरे छोटा नहीं हो सकता है, देखिए बहुत बड़ा है। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? छोटा होगा यहां से, देखिए उधर वाला नहीं लग रहा है। देखिए बुआ देखिएगा तंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है? किसने कहा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वकीलों का स्वर्ग। यहाँ पर स्वर्ग लिखा है, हम लिख देते हैं ऐसे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग। अब देखो बुआ देखा, ध्यान देगा तंगा। किसने कहा कि भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वकीलों का स्वर्ग है? मतलब कि देखते हैं ना, कोई भी वकील क्या कहता है, हम बहुत संविधान जानते हैं, बहुत कानून जानते हैं, तो सब कानून कहाँ लिखा गया? संविधान में ना लिखा गया है। इसीलिए संविधान को क्या कहा गया? वकीलों का स्वर्ग। सारा वकील जो भी वकालत करता है ना, सब संविधान का नियम कानून जान के ही वकील वकालत करता है। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो वकीलों का स्वर्ग कहा कौन? अब बात करेंगे, यहाँ पर व्यक्ति का नाम पूछ रहा है ना, तो देखो कौन में दिया है? प्रोफेसर के.वी. राव, ये नहीं कहे थे। कह रहा है महात्मा गांधी, ये भी नहीं कहे थे। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, यही कहे थे भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन कौन कहे? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स कहे थे। समझ में आया? इसमें दिक्कत नहीं ना, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान किसका स्वर्ग है? वकीलों का, एडवोकेट। वकीलों को क्या कहते हैं? एडवोकेट। और भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वकीलों का स्वर्ग है। कौन कहते हैं? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। ये प्रोफेसर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। इसको आइवर जेनिंग में भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को याद रखिएगा, इसके बारे में विशेषता बता ही दिए थे, बहुत सारे विशेषता बताए हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन की। 37 का आंसर जो हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 37 का आंसर क्या होगा? ग, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं क्या 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 38वां प्रश्न हमारा, देखो कह रहा है संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? रे कल ने बताया थे बुआ रे, बताओ न्यायिक समीक्षा होता क्या? बताओ तो सर, बताओ। न्यायिक समीक्षा कल बताए थे ना, और ये भी बताए थे कि न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है, कौन संविधान से, कौन देश के संविधान से लिया गया है, इसका उल्लेख कहाँ है ये भी बताए थे। न्यायिक समीक्षा होता क्या है ये भी बताए थे। न्यायिक समीक्षा किसको प्राप्त है ये भी बताए थे। समझ में आया? तो आप लोग बताइए, अभी नहीं बताएगा तो देख लेना। क्या कर रहा है? संविधान में न्यायिक समीक्षा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। मतलब कि समीक्षा का मतलब क्या होता है? जांच करना, और न्यायिक का मतलब न्याय को जांच करना। तो न्याय जांच कौन करेगा? न्यायालय ही ना करेगा, न्यायपालिका जांच करेगा। सिंपल सी बात है। तो यही कर रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए। न्यायिक समीक्षा, इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे, कल एक बताए थे। जो लोग नहीं देखे हैं, आप लोग प्रयास आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब पर चैनल पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा ना, क्या कहते हैं, सर्च कीजिएगा प्रयास आर्ट्स क्लासेज, तो वहां पर आ जाएगा। प्रयास आर्ट्स क्लासेज हमारे चैनल का नाम है, और जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि कल ने बताए थे हम न्यायिक समीक्षा के बारे में। अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, टाइम लग जाता है। देखिए कहता है संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, मतलब किस संविधान से ली गई है। तो बताया था कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा
न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 13 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में, आर्टिकल 13। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, याद रखेगा, विधि का शासन। क्या? विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सब बताया था इसे पिछले वाले वीडियो में भी। संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। संसदीय प्रणाली क्या होता है ये भी बताए थे, समझ में आया ना? संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली याद रखिएगा। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय व्यवस्था, इसको कह सकते हैं संघीय व्यवस्था। आयरलैंड से क्या लिया गया बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आयरलैंड से, देखेगा वो, ध्यान देगा तंका, इधर ध्यान देगा। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। क्या लिया गया है? डीपीएसपी। देखो अब डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हिंदी में इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है डीपीएसपी, कितना बार पूछा गया है भारतीय संविधान में डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। ये लिया कहां से गया है? आयरलैंड से। और ये जब बताएंगे आगे हम पढ़ाएंगे जब भाग 4 तब। और याद रखिएगा इसका उल्लेख संविधान में कहां है? इसका उल्लेख ना भाग 4 में है। कहां है? भाग 4। भाग 4 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद पूछेगा यानी अनुच्छेद या आर्टिकल, अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डीपीएसपी का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कौन भाग में उल्लेख है? तो भाग 4 भाग में। किस भाग में? 4 भाग में उल्लेख है किसका? डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और याद रखेगा कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय व्यवस्था लिया गया है। कहां से? कनाडा से। बताए थे संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र प्लस राज्य, मतलब केंद्र और राज्य दोनों होता है, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो बुआरे इधर ध्यान दो, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि का शासन, मतलब भारत में ना कानून का शासन हो ऐसा प्रक्रिया लिया गया। कहां से? ब्रिटेन से। कानून बनाना कैसे, कानून कैसे बनेगा, ये भी प्रक्रिया कहां से लिया गया? ब्रिटेन से ही लिया गया। कैसे कानून बनेगा ना भारत में, कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और बताया था संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? 2 व्यक्ति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, जिसमें राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। संवैधानिक राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधानमंत्री, राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति, और क्या कहते हैं शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। यही होता है संसदीय शासन प्रणाली। अब बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा। कहा क्या लिया गया? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होता है? तो विधायिका द्वारा बनाएगा, मतलब मान लीजिए जब संसद या विधायिका कोई भी कानून संविधान से बाहर जाकर यानी संविधान के खिलाफ कोई कानून बना देगी ना, तो न्यायपालिका उसको असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है। यही होता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति इतना है ना, मत पूछो। विधायिका या कार्यपालिका कोई काम कर दिया है तो उसको रद्द कौन कर सकता है? उसको बंद कौन कर सकता है? न्यायपालिका कर सकती है। किस शक्ति का प्रयोग करते हुए? न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए। और इसका उल्लेख हमारे संविधान में भी है, अनुच्छेद 13 में। आर्टिकल लिखे हैं, ये आर्टिकल लिख दिया। अनुच्छेद 13 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा का उल्लेख किया गया है। और ये लिया कहां से गया है? तो अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो क्वेश्चन यही कहता है संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? क। अब बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं। देखिए 39वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है संविधान सभा में किस सदस्य ने यह मांग की थी
कि भारत में अमेरिका के समान अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो। क्या होता है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन समझ लीजिए तंका, आगे बढ़ेंगे, आंसर का तो बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखो कह रहा संविधान सभा में, बताते थे संविधान सभा में जो सदस्य थे, जो चुनाव कर आए थे, मनोनीत सदस्य तो अबे नहीं किए, जो चुनाव कर आए थे वही सदस्य होंगे ना संविधान सभा में। और चुनाव कितने सीट पर हुआ था? 296। बात पर सब क्वेश्चन को याद रखते चलना है, कहीं पर किसी को भूलना नहीं है। जैसे पूछ देगा संविधान सभा में कितने सदस्य चुनाए? 296 चुनाए थे, समझ में आया? 296 सदस्य का निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था। तो संविधान सभा में किस सदस्य, कौन व्यक्ति था जो यह मांग किया, यह कहा कि भारत में अमेरिका के समान, किसके समान? अमेरिका के समान, मतलब अमेरिका के जैसा भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो। कौन कहे थे? यही क्वेश्चन कह रहा है। अब हम बात कर लेते थोड़ा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है। कल बताए थे संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर, इससे पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है ना, राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति और शासन के भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। मतलब दोनों पावर किनके पास? राष्ट्रपति के पास होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ना पूरा पावर, यानी दोनों पावर राष्ट्रपति में निहित होता है। किनके पास? राष्ट्रपति में। तो भारत में यदि अध्यक्षीय शासन प्रणाली रहता तो क्या अच्छा रहता? नहीं। भारत में ठीक है, भले संसदीय शासन प्रणाली है, ताकि राज्य के अध्यक्ष यानी राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो देश के सबसे बड़ा पद है राष्ट्र का, वो है राष्ट्रपति का, लेकिन उनकी शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। यही है संसदीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राज्य के भी अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति, लेकिन शासन के भी अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। जैसे आज तक आपने सुना है कि अमेरिका में कभी प्रधानमंत्री बने हैं कोई? नहीं ना सुना है। अमेरिका में क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। कितना बार कहते बुआरे, ध्यान देगा, अमेरिका में क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। वहां पर केवल और केवल क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और पूरा पावर जो होता है राष्ट्रपति के हाथ में ही निहित होता है। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है, उन्हीं के हाथ में पूरा शासन प्रशासन चलता है, उन्हीं के हाथों से। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा घोषणा करने के लिए मांग किया गया था, समझ में आया? बहुत विवाद हुआ संविधान सभा में कि हाँ भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो या संसदीय शासन प्रणाली हो, लेकिन अंत में निष्कर्ष पहुंचा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे कि नहीं, संसदीय शासन प्रणाली ही अच्छा रहेगा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन मांग कौन किए थे अध्यक्षीय शासन प्रणाली की? कौन मांग किए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर केटी शाह। ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की जो मांग किए थे ना भारतीय संविधान सभा में, वो के थे प्रोफेसर केटी शाह। कौन? प्रोफेसर केटी शाह, याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना, कहेगा संविधान सभा में किसने यह मांग किया कि भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो? तो प्रोफेसर केटी शाह। कौन? प्रोफेसर केटी शाह, याद रखिएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 40 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेते हैं। तो आधुनिक भारत का निर्माता भी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, प्रथम विदेश मंत्री भी थे, समझ में आया? और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री, क्या कहते हैं? प्रथम गृह मंत्री, सॉरी, प्रथम विदेश मंत्री कौन थे रे? बताओ। भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, समझ में आया ना? और प्रोफेसर केटी शाह ने क्या कहे थे कि भारत में कैसा शासन प्रणाली हो? संसदीय की अध्यक्षीय, कहते अध्यक्षीय होना चाहिए। कैसा कहते? अध्यक्षीय हुआ। लेकिन अभी जो है संसदीय शासन प्रणाली है कि अध्यक्षीय? संसदीय शासन प्रणाली, शुरू से संसदीय शासन प्रणाली। जिस समय संविधान बना उसी समय कह दिया गया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होगा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं होगा। लेकिन मांग तो किया गया था, और मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर केटी शाह। तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की, आज के टॉपिक का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए 40वां प्रश्न, देखिए ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम लोग विराम देंगे। कल है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? क्या कहें? कुल कितने सदस्य थे? यहाँ पर निर्वाचित मनोनीत नहीं लगाया है। अगर निर्वाचित पूछता तो 296, मनोनीत पूछता तो 93। अब कुल कह दिया तो बताओ कुल में क्या होता है?
दोनों को जोड़ करना बताएंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना पूरेगा। हम वहीं पर डिवाइड करके बताए थे, कुल सदस्य 389 था, जिसमें से 292 कहां से आना था, ब्रिटिश प्रांत से, 93 को देशी रियासत से, 4 को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। जिसमें 93 को जो देशी रियासत से आने वाला था ना, उसको मनोनीत करना था, उसका मन है तो शामिल होगा, नहीं मन है तो नहीं शामिल होगा। लेकिन 292 का चुनाव हुआ और 4 का चुनाव हुआ था। चुनाव किसका हुआ, 296 का, 292 और 4 96 को हो गया। तो कह रहा है कुल, कह रहा है कुल मतलब निर्वाचित मनोनीत सब कितना सदस्य निर्धारित किया गया था, कितना 200 कुल कह रहा है, तो याद रखेगा 389 सदस्य। इसका आंसर ग हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कौन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य संविधान सभा में निर्धारित किया गया था, जिसमें से बात कर लेते हैं तो 296 निर्वाचित हुआ। 296 क्या हुआ, निर्वाचित हुआ। और 296 निर्वाचित हुआ ना, इस 296 में से भी 2 भाग, इसमें से 292 प्रांतों से यानी ब्रिटिश प्रांत से, और 4 को कहां से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। 4 को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, मुख्य कमिश्नरी आयुक्त से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। 292 ब्रिटिश प्रांत से यानी प्रांतों से चुनाना था, और 4 को चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। अब मनोनीत क्या को था, मनोनीत 93 को मनोनीत था। 93 को सदस्य जो था वो कैसा था, मनोनीत था। क्या लिखा रहा है, मनोनीत। 93 को सदस्य क्या था, मनोनीत। और ये मनोनीत कहां से होना था, 93 के 93 मनोनीत होना था देशी राज्य से, यानी देशी रियासत से, देशी राज्य से। जो देश के जो उस समय देशी रियासत थे, जो राजा था, राज्य था देशी राज्य भारत का, वहां से निर्वाचित होना था कौन, 93 को सदस्य। अब यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर देते हैं, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत उसी समय से कर रहा है। अभी बात कर लेते ब्रिटिश प्रांत क्या था और देशी राज्य में अंतर समझ लेते। यहाँ पर प्रांतों से लिख दिया, यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत लिख देते। देखिए देखो बुआरे, यहाँ पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यहाँ जो ब्रिटिश प्रांत से आना था ना, ब्रिटिश प्रांत किसको कहेंगे आप, देखा लेकर समझता होगा क्या, ब्रिटिश प्रांत उस प्रांत को कहेंगे जो ब्रिटेन का राज्य होगा उसको, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश प्रांत आगे क्या था और देशी राज्य क्या था, देशी रियासत। भारत में जब अंग्रेज आया ना, तो जिस राज्य पर यानी जिस प्रांत पर अंग्रेज का कब्जा हो गया, अंग्रेज वहां का शासन प्रशासन संभालने लगा, उसको हम लोग क्या कहने लगे, ब्रिटिश प्रांत। मतलब कि वह ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया वह राज्य, वह क्या कहलाएगा, ब्रिटिश प्रांत से। यही था, ब्रिटिश प्रांत से 292 को सदस्य आना था संविधान सभा में। तो ब्रिटिश प्रांत क्या हुआ मालूम है, जहां पर अंग्रेज का शासन, राज्य कहाँ का होगा, वह राज्य भारत का ही है। ऐसा नहीं कि वो ब्रिटेन का राज्य है, राज्य भारत का ही होगा, लेकिन वहां पर शासन कौन कर रहा है, ससुरा ब्रिटेन वाला शासन कर रहा है। शासन कौन करेगा, ब्रिटेन वाला। तो ब्रिटेन वाला जहां पर भी शासन करेगा ना, उसको हम लोग क्या कह दिए, ब्रिटिश प्रांत कह दिए। क्या कह दिए, ब्रिटिश प्रांत कह दिए। अब देशी राज्य क्या कहेंगे, तो देशी राज्य वैसा राज्य, भारत का वैसा राज्य जहां पर ब्रिटेन का शासन नहीं हुआ करता था, ब्रिटेन वाला शासन नहीं करता था, वहां पर भारत के राजा होते थे, वहां के राजा अपना होते थे, जो भारत के होते थे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, देशी राज्य। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश राज्य मतलब ब्रिटेन का और देशी राज्य मतलब भारत का। दोनों राज्य कहाँ का होगा, भारत का होगा, लेकिन दोनों का शासन अलग अलग होगा। यहाँ का शासन ब्रिटेन वाला संभालेगा और यहाँ का शासन देशी राजा संभालेगा। कौन, यहाँ का शासन कौन करेगा, देशी राजा। देशी रियासत में शासन कौन करेगा, देशी राजा। देशी राज्य लिखा गया, देखिए देशी राजा जहां पर शासन करेगा वो क्या होगा, देशी राज्य। और जहां पर ब्रिटेन वाला शासन करेगा क्या होगा, ब्रिटिश प्रांत। मतलब ब्रिटेन का प्रांत मान लिया जाता है, लेकिन वो प्रांत कहाँ का था, भारत का था। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो जिस तरह अभी आप केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं ना, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 को केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। उसी तरह ना उस समय ना 4 को समझ लीजिए केंद्र शासित प्रदेश के जैसा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। क्या हुआ था, 4 को था। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से ना 1 को आना था सदस्य, तो 4 को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आया। 93 को जो मनोनीत होना था वो देशी रियासत से होना था, और 292 ब्रिटिश प्रांत से होना था। समझ में आया, तो सब लेकर ना 389 सदस्य थे। कितना जोड़िए, 296 93 389 पुर जाएगा। देखिए समझ में आया ना, 389 296 और 93 को जोड़ने पर 389 पुर जाता है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल लगा के पूछा है, क्या लगा है, कुल मतलब टोटल। तो 389, इसमें दिक्कत नहीं ना है।
अब बात कर लेते हैं, अब हो गया। अब हम लोग इससे आगे कल पढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन था, किसी को दिक्कत है और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे होगा तो क्या कहते हैं, आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल का नाम जो लोग अभी नहीं जानते हैं, प्रयास आर्ट्स क्लासेज चैनल है हमारा। वहां पे हर एक दिन एक वीडियो डाला जाता है, हर एक दिन, और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डाला जाएगा। कोशिश करेंगे सारा सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा प्रयास आर्ट्स क्लासेज को, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे कल एक बेस्ट क्लास के